अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पाक फौज में बड़े पैमाने पर तबादले और तकर्रुरियां कर दी गई हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज में आला सतह की तकर्रुरियों और तबादलों की मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को DG ISI, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। पाक फौज में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DG ISI बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरावाला तैनात, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई है, जिसके बाद उन्हें पाक फौज का एडजर्न जनरल तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म से पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों पर बात की, जबकि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और दीगर मामलात पर भी ब्रीफिंग दी। DG इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ओहदे से सुपुख्तोश होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ISI के सरबराह के तौर पर जनरल फैज हमीद की खिदमात को सराहा। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कौन हैं और उन्होंने कहां कहां और क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को नया सरबराह मिल गया। दुश्मनों पर नजर रखने के लिए अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम मैदान में आ गए हैं। नए DG ISI एक पेशेवर फौजी अफसर हैं और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालने का हुनर बखूबी जानते हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के नए चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। उन्होंने एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म में कमांड किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम स्टाफ कॉलेज कोयटा और एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कमांडर 5 कोर्स सिंध भी रहे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतिसाब दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया है। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को नए चेयरमैन की तैनाती तक तौसी दी गई है। सदर मुमलिकत को एहतिसाब अदालतों की तादाद बढ़ाने का इख्तियार मिल गया है। नए चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल कर दी गई है और इसमें तौसी की जा सकेगी। सदर मुमलिकत को बड़ा इख्तियार मिल गया। कौमी एहतिसाब का दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 सदर मुमलिकत ने जारी कर दिया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। चेयरमैन नैब को तौसी दे दी गई। नए चेयरमैन की तकर्रुरी तक जस्टिस इकबाल जावेद चेयरमैन नैब की जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। सदर मुमलिकत अब जितनी चाहे एहतिसाब अदालतें कायम कर सकेंगे। एहतिसाब अदालतों के जजेस का तकर्रुर 3 साल के लिए किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर मुमलिकत मुताल्लिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मशावरत से एहतिसाब अदालतों के जजेस का तकर्रुर करेंगे। नया चेयरमैन नैब सदर मुमलिकत वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से मशावरत के बाद तैनात करेंगे। इत्तेफाक़ी राय न होने पर चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाएगा, जिसके 12 अरकान होंगे। नए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। मुद्दत मुकम्मल होने पर एक बार फिर तकर्रुरी की जा सकेगी। चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकेगा। चेयरमैन नैब अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा सकते हैं। नैब कानून का इत्तलाक वफाकी, सूबाई और मुकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे, जबकि टैक्स से मुताल्लिका मामलात नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए। मुश्तरका मफादात कौंसिल, NEC, NFC, ECNEC, CDWP, PWP के फैसले भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे।
वफाकी वज़ीर कानून फ़रूख नसीम ने कहा है कि नए चेयरमैन नैब की तकर्री सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद करेंगे। इत्तेफाक राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। उनके और फवाद चौधरी के बयानिए में कोई फ़र्क नहीं है। इसी दौरान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपनी बात पर कायम रहते हुए कहा कि इमरान खान शहबाज शरीफ से बात नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब की जो तैनाती है वो करेंगे सदर पाकिस्तान आफ्टर कंसल्टेशन विद बोथ लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन। यानी जो कंसल्टेशन करनी है सदर पाकिस्तान ने करनी है दोनों हजरात से। तो ये कंसल्टेशन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से या जो भी लीडर ऑफ द हाउस होंगे, अपोजिशन होंगे, उनसे इस तरह नहीं हो रही। पार्लिमानी कमेटी बनेगी। पार्लिमानी कमेटी जो है उसी तरह बनेगी जैसे ECP के जजेस हजरात मेंबर्स हजरात की तैनाती के लिए होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। नाउ इट्स अप टू मैं, बिकॉज आई स्पीक फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा उनकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन है। पेंडोरा पेपर्स जैसे बड़े स्कैंडल पर GIT क्यों नहीं बनाई गई? मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर मरियम नवाज ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन नैब की तौसी को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा हुकूमती इंस्पेक्शन कमीशन कैसे ATMs के खिलाफ तहकीकात करेगा? इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब सदर नून लीग का कहना था कि इमरान खान ने मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पेंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है GIT इंस्पेक्शन कमीशन? जिस इंस्पेक्शन कमीशन को आप खुद चला रहे हैं, वो इंस्पेक्शन कमीशन आपकी ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा? जब इमरान खान साहब ये कहते थे हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरख्वास्त के ज़रिए आज कौम पर वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। इख्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। नून से शीन निकलने की बात करने पर मेरा मजाक उड़ाया जाता था। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले पेंडोरा लीक्स की तहकीकात की जाएंगी, जवाब ना देने वालों को इदारों के हवाले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी का नाम ECL में होने के हवाले से मामला वजारत दाखिला देखेगी। यूसुफ रजा गिलानी अदालत या वजारत दाखिला से रुजू कर सकते हैं। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। जब मैंने कहा था नून से शीन निकलेगी तो आप मेरा मजाक उड़ाते। इमरान खान ने ऑर्डर किया है कि फिल और जो लोग पेंडोरा बॉक्स में मुलव्वस हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो जवाब नहीं दे सके उनको उन अदारों के हवाले करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी अप्लाई करे, हम अपना देख लेते हैं कि उसको ECL में पुराना है या कोर्ट के जरिए आ जाए या हमें कहे, हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। और अब कुछ बात करेंगे लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की। शहर कायद के बासियों को बदअमनी के दिनों में कहकहों की दौलत बख्शने वाले को मनु मिट्टी तले सुला दिया गया। मोहम्मद उमर उर्फ उमर शरीफ की नमाज जनाजा क्लिफ्टन के उमर शरीफ पार्क में अदा की गई, जिसमें उनके हजारों मद्दाहों ने शिरकत की। जिसके बाद जुलूस जनाजा मज़ार हजरत अब्दुल्ला शाह अल मारूफ अब्दुल्ला शाह गाजी ले जाया गया और तदफीन अमल में लाई गई। उमर शरीफ की आखिरी सफ़र का अहवाल इस रिपोर्ट में। स्टेज के शहजादे की नमाज जनाजा कराची क्लिफ्टन के उमर शरीफ पार्क में अदा की गई। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाजी जनाजा में हुकूमती ओहदेदारों, साथी फनकारों, मुअज़्ज़िज़ीन शहर समेत मद्दाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इससे कबल उमर शरीफ की मैयत जब उनकी गुलशन इकबाल वाली रिहाइशगाह से कब्रिस्तान के लिए रवाना हुई तो साथ ही एक जमे गफीर भी चला। उनके हर मद्दाह की ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो अपने हीरो को खराज अकीदत पेश कर सकें।
नमाज जनाजे के बाद मैयत जुलूस जनाजा की शक्ल में मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी की जानिब ले जाई गई, जहाँ उनकी तदफीन अमल में आई। लेजेंड फनकार उमर शरीफ के इंतकाल पर उनके परिस्तार गमज़दा हैं, जबकि साथी फनकार भी गम से निढाल हैं। मद्दाहों, अहले मोहल्ला, रिश्तेदारों समेत फनकारों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं हिरा ज़की अपनी इस रिपोर्ट में। ये चाहने वाले हैं उमर शरीफ के, जो उनके घर के बाहर बड़ी तादाद में मौजूद थे, अपने प्यारे की एक झलक देखने को बेताब। उमर शरीफ की मैयत जनाजागाह पहुंचने से पहले ही बड़ी तादाद में शहरी क्लिफ्टन के उमर शरीफ पार्क में मौजूद थे। यहाँ गवर्नर सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर KMC ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उमर शरीफ कीमती असासा थे, इनका खला कभी पूर्ण न हो सकेगा। एक अजीम शख्स को आज खो चुके हैं और आने वाली जो नस्लें हैं हमारे पास, वैसे ही इस तरह के लोग जो स्टैंड अप कमेडियन जो हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम पाए गए हैं। ये जो लॉस है, मैं समझता हूँ इस लॉस को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। उमर शरीफ साहब जैसे लोग, उन जैसे फनकार जो है, मैं समझता हूँ वो सदियों में पैदा होते हैं। हम सब ने उनको तंज़ो मज़ा की दुनिया में परफॉर्म करते हुए तो देखा है, लेकिन मैंने उनको ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ों के साथ उनकी काम किया है। बड़ा खूबसूरत आदमी था, बड़ा लाजवाब आदमी था। उमर शरीफ के पुराने दोस्तों का कहना था कि वो एक चमकता हुआ सितारा थे, जो अब इनकी यादों में जगमगाएगा। पाकिस्तान के उस लेजेंड को, जो हमारे उस्ताद भी थे, 40 साल का एक साथ था, जो आज छूट रहा है, और आज हम उनको उनके असली मुकाम पर पहुंचाने के लिए जम्मे गफीर देख रहे हैं कितना रश है। उमर शरीफ एक ऐसा शख्स था जिससे पूरे बर्रे सगीर के लोग, पूरी दुनिया के लोग जो उसे उसकी ज़ुबान जानते थे, हर शख्स उससे इश्क करता था, जिसका मुजाहरा आप लोगों ने यहाँ भी देखा है। उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में अपने खालिक हकीकी से जा मिले थे। कैमरामैन ओवैस दाऊद के साथ हिरा ज़की, GTV न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। अब कुछ बात होगी बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल की। वज़ीर आला बलूचिस्तान मुस्ताफ़ी हों, नाराज अराकीन एक नुकाती एजेंडे पर आ गए। जाम कमाल ना स्पीकर बलूचिस्तान को राम कर सके और ना ही नाराज अराकीन को मना सके। नाराज अराकीन ने दोबारा तहरीके अदम एतमाद लाने का भी ऐलान कर दिया। इसी बारे में रिपोर्ट कर रही है कोयटा से बुशरा कमर। बलूचिस्तान की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल। नाराज अराकीन की जानिब से वजीर आला जाम कमाल को दी गई मोहलत खत्म होने पर नाराज अराकीन और मुत्तहदा अपोजिशन ने असेंबली में बैठक लगा ली। MPA असदुल्ला बलोच कहते हैं कि जाम कमाल को हर सूरत मुस्ताफी होना पड़ेगा। आइंदा 2 रोज में तहरीके अदम एतमाद लाने की तैयारियां भी मुकम्मल है। बलूचिस्तान में सियासी हलचल हर दिन नई करवट ले रही है। नाराज अराकीन की जानिब से वजीर आला को इस्तीफे के लिए दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो गया। वजीर आला बलूचिस्तान ने तो इस्तीफा ना दिया। हमने ज़हन बनाया, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जाम के खिलाफ लेके आएंगे। हम बलूचिस्तान की वसीतर मफाद में एक बंदे की खातिर पूरे बलूचिस्तान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। ज़हनी तौर पे हमने फैसला किया है 2 दिन के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने सब ने दस्तखत किए, हम इनको सबमिट करेंगे। उधर दारुल हुकूमत में वजीर आला बलूचिस्तान और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए और स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वापस कोयटा पहुंच गए। नाराज अराकीन से मुलाकातें भी हुई, मगर वजीर आला जाम कमाल और उनके रुफ़का नाराज अराकीन को कायल न कर सके। हुकूमती अराकीन का कहना है कि उनकी मुज़ाकराती टीम मामला हल कर लेगी। नाराज अराकीन के इस्तीफों और तहरीके अदम एतमाद ने बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल में भूचाल सा पैदा कर दिया है, जिसमें वजीर आला बलूचिस्तान की मुश्किलात बढ़ती नजर आती हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। वकला कानून के मुहाफिज तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन बाज़ औकात उनमें से कुछ कानून से खिलवाड़ भी कर गुजरते हैं। गुज़श्ता रोज ही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वकला को लहजे में शाइस्तगी पैदा करने की तलकीन की थी। उनकी तलकीन वकला पर किस कदर मौसर साबित हुई, इसका अमली मुजाहरा आज एक वकील ने लाहौर हाई कोर्ट की कॉपी ब्रांच में किया। ये अलग बात है कि बाद में वकील को गिरफ्तार करके मुकदमा और लाइसेंस मनसूख कर लिया गया। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
کہ کسی بھی معاشرے میں اس عمل کو شائستگی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی کاپی برانچ ہے، جہاں ایڈوکیٹ ماجد جہانگیر صاحب مقدمے کی کاپی ملنے میں تاخیر پر آپے سے باہر ہو گئے۔ گارڈ نے روکنے کی کوشش کی تو اسے شرافت سے دور چلے جانے کی ہدایت کی۔ ابھی گزشتہ روز ہی تو پنجاب بار کونسل نے وکلاء کے حقوق کے تحفظ کے عنوان سے کانفرنس منعقد کی تھی، جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وکلاء کو شائستگی اپنانے کی تلقین کی تھی۔ ہمیں اپنی زبان شائستہ رکھنی چاہیے۔ کیوں ہم نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ ہم جو وکلاء صرف اور صرف قلم کا استعمال کرتے تھے، ہم نے ڈنڈا سوٹا اٹھا دیا۔ دیگر وکلاء نے ایڈوکیٹ ماجد جہانگیر کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وکلاء قانون سے بالاتر نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ایڈوکیٹ ماجد کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ یہ وکیل صاحب نے جو کیا ہے بہت برا کیا ہے، اور میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا چیف جسٹس صاحب کہ اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ ایکسٹریم انتہا درجے کا شدت پسندانہ جو ہے یہ ایکٹ انہوں نے کیا ہے، اور اس سے پوری لائرز کمیونٹی جو ہے اس کی بدنامی ہو رہی ہے۔ فوری طور پر ایسے ایلیمنٹس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ کاپی برانچ میں ہنگامہ آرائی کرنے والے ایڈوکیٹ ماجد جہانگیر کو گرفتار کر کے اس کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت پرچہ درج کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے فیاض الحسن چوہان کو حکومت پنجاب کے ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان کی جگہ حسان خابر کو حکومت پنجاب کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد حسان خابر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان ایک مرتبہ پھر ترجمان پنجاب حکومت کا عہدہ واپس لیے جانے سے بے خبر رہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو پچھلی مرتبہ بھی عہدہ لیے جانے کا نہیں بتایا گیا تھا، جس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں گراؤنڈ میں موجود ہوں، باہر جاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ میں وزیر جیل خانہ جات ہوں، ابھی تو میرے پاس وہ ہے نا وزارت، باقی مجھے تو نہیں پتا جاننا کہ کیا پچھلی دفعہ میں تو کرکٹ کھیل رہا ہوں یہاں پہ، کرکٹ کے ریوائول کے لیے جناب ہم لگے ہوئے ہیں، پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے، پاکستان کا امیج کرکٹ کے میدان میں۔ پارلیمنٹیرین کھیل رہے ہیں، رفاقت گیلانی صاحب ہیں، علی حیدر گیلانی صاحب ہیں، سارے لگے ہیں کھیلنے۔ پچھلی دفعہ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ اب میں کرکٹ کے گراؤنڈ سے باہر نکلوں گا تو کیا کر رہی ہے، ویسے لاسٹ میں بتاؤں پھر میں بعد میں بتاؤں، ابھی میں میچ کر رہا ہوں۔ کورونا ویکسین کے جعلی اندراج کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بعد اب ان کی اہلیہ مرحومہ بیگم کلثوم نواز کو بھی کورونا ویکسین لگا دی گئی۔ بیگم کلثوم نواز کو میلسی کے علاقے سے کورونا ویکسین لگی۔ دستاویزات کے مطابق بیگم کلثوم نواز کو سائنو ویک کی پہلی ڈوز 6 اکتوبر کو لگی اور دوسری ڈوز کے لیے 6 نومبر کو بلا لیا گیا، جبکہ بیگم کلثوم نواز 11 ستمبر 2018 کو وفات پا چکی ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی سے آپ کو خبر دے، جہاں پہ بلال کالونی میں رقم نہ دینے پر ایسر نامی شخص نے خواجہ سرا سائمہ پر تیزاب پھینک دیا۔ تیزاب گردی سے متاثرہ خواجہ سرا سول اسپتال کے برنز وارڈ میں دم توڑ گیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق جاں بحق ہونے والے خواجہ سرا کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا تھا۔ نون مقدم قتل کیس کی مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین نے ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ایڈوکیٹ خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ خبر آپ کو دیں گے، پیپلز پارٹی حکومت کا سندھ میں یورپ جیسی صحت کی سہولت کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ سکر کے سول اسپتال میں لاشوں کا پوسٹ مارٹم ڈاکٹر کے بجائے سویپر کرنے لگا۔ پولیس مقابلوں میں ہلاک ڈاکو ہوں یا خواتین کی لاشیں، پوسٹ مارٹم کی ذمہ داری سویپر کے ذمہ ہے۔ پوسٹ مارٹم کی ویڈیو جی نیوز نے حاصل کر لی، جس میں سویپر کو لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سویپر دلاور کا کہنا ہے کہ مجھ سے زبردستی پوسٹ مارٹم کروائے جاتے ہیں، انکار کرنے کی صورت میں نوکری سے ہاتھ دھونے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے دوران ایک شخص قتل جبکہ 3 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ چیک پوسٹ بواٹا پر 3 ماہ قبل
बेदर्दी से कत्ल किए गए मख्तूलीन के वर्सा मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज के दौरान रोड ब्लॉक करने पर लगारी, बजरानी और खेतरान कबीले में झगड़ा हो गया। दोनों ग्रुप्स के एक दूसरे पर फायरिंग से नौजवान वडेरा सत्तार अली शाह खेतरान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग के बाद इलाके में कशीदगी के पेश नज़र बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज की भारी नफरी पहुंच गई। बलूचिस्तान में कोल माइंस में कोयले की कान बैठने से 3 मजदूर दबकर जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाकया दरेजी अमीदाबाद के मुकाम पर पेश आया। मोहम्मद रमजान चट्टा, मोहम्मद यासीन खासखेली और बनू माइंस में काम कर रहे थे कि कान बैठ गई। रेस्क्यू टीमों ने लिफ्ट मशीन के जरिए जाँ बहक मजदूरों की लाशें निकाली। लाशों को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। और वज़ीर आला पंजाब मारूफ ढोलची पप्पू साईं की आवाज़ बन गए। उस्मान बुज़दार ने अलील पप्पू साईं के फ्री इलाज मुआलजे का ऐलान कर दिया और इस हवाले से मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत भी जारी कर दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने पप्पू साईं के इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट को मरासला भी जारी कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पप्पू साईं हमारा असासा हैं, उनका इलाज कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। पप्पू साईं के ख़ानदान की माली इमदाद भी की जाएगी। टेक्सला म्यूजियम में 5 रोज़ा गंधारा फेस्टिवल सज गया। पाकिस्तान और यूनेस्को की ताउन से लगे फेस्टिवल में गंधारा तहजीब के नमूने रखे गए हैं। फेस्टिवल का मकसद मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर गंधारा तहजीब को उजागर करना है। देखते हैं इसी बारे में मुश्ताक नकवी की रिपोर्ट। टेक्सला म्यूजियम में सजे इस फेस्टिवल को मुकामी खवातीन अपने फन पारों से कंधार तहजीब को जिंदा कर रही हैं। फेस्टिवल में कंधार उर्दू के नमूने निहायत सलीके से रखे गए हैं। गंधारा फेस्टिवल का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं, फॉरेनर भी आ रहे हैं और वो हमारे कल्चर को देख रहे हैं। फेस्टिवल में उस दौर में ज़ेर इस्तेमाल होने वाली अशिया नुमाइश के लिए रखी गई हैं। ये हमारी मुकामी सनत है, ये हमारा बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना है। यहाँ पर बन रहा है, हर चीज़ बन रही है, लंगड़ी, फुहारा, टेबल। गंधार तहजीब का आगाज आज से हजारों साल पहले हुआ था, मगर इस फेस्टिवल से हजारों साल का फासला मिट गया। वेलकम बैक। ताइवान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग में राब्ता हुआ है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने ताइवान से मुतालिक मुआहदे की पासदारी करने की यकीन दहानी कराई है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ियों को नेशनल T20 कप में शिरकत से रोक दिया गया है। पीसीबी के मुताबिक वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी सिर्फ आज और कल T20 कप खेल सकते हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड के खिलाड़ी 8 अक्टूबर से बायोसिक्योर बबल में चले जाएंगे। कौमी वर्ल्ड कप स्क्वाड को 15 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होना है। एक और खबर, इंग्लिश काउंटी मिडिल सिक्स ने कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी के साथ 1 साल का मुआहदा कर लिया है। शाहीन शाह आफरीदी 2022 के काउंटी सीजन विटैलिटी ब्लास्ट में मिडिल सिक्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव मिडिल सिक्स काउंटी का कहना है कि शाहीन शाह आफरीदी को हिस्सा बनाने पर पुरजोश हैं। शाहीन शाह आफरीदी दुनिया का बेहतरीन बॉलर है और उनकी शमूलियत से टीम मजबूत होगी। हेड कोच न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम गैरी स्टेट का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच की कोई परेशानी नहीं है, डटकर मुकाबला करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी स्टेड ने कहा कि पाकिस्तान में जो हुआ वो अफसोसनाक है, इसे तब्दील नहीं कर सकते। इनका कहना था कि वो T20 वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी में है और पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। हेड कोच न्यूजीलैंड ने बताया कि इनका ग्रुप टफ है और इनकी नजर एक वक्त में एक मैच पर है। 6 से 7 टीमें वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम गुज़िश्ता माह पाकिस्तान आई थी, लेकिन पहले वनडे शुरू होने से कुछ ही देर कबल कीवीज ने सिक्योरिटी वजूहात का जवाब बनाकर दौरा मंसूख कर दिया था। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।